देखो अगर आपके डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो जनरली मेटेलिक नेचर के होते हैं और कोई भी एलिमेंट मेटल कैरेक्टर का शो करता है जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि ज्यादातर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसीलिए इन सबके अंदर प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। बाकी जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं। तो जैसे जिंक कैडमियम ये तो पूरी तरह फुली फिल्ड होते हैं, अब क्योंकि ये फुली फिल्ड है तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसके अंदर मोशन कम होता है और इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर भी थोड़ा सा कम पाया जाता है। तो आप मेटेलिक कैरेक्टर का रीजन लिख सकते हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन, all d block element behave as metal। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये ओवरऑल डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन पे। जैसे कि आप देखते हो कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की अगर स्ट्रेंथ बहुत हाई है तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होगा। अब स्ट्रेंथ बताने के लिए आप क्या बता सकते हो, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन बता सकते हो। जैसे कि आप स्कैंडियम से मूव करते हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और ये मैंगनीज। अब स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 3d1 होता है इसमें, फिर आगे चलेंगे तो ये 3d2, फिर इसका हो गया 3d3, दिस इज 3d4 और ये 4s2 3d5। इसमें एक्सेप्शन था कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करके 3d में चला जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है, क्रोमियम के पास, क्योंकि इसके पास d के 5 है और एक s का भी है। बाकी आप जैसे मैंगनीज के आगे मूव करोगे, आयरन, कोबाल्ट, तो वो 3d5 के बाद 6 7 8 ऐसे हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनिशियली बढ़ रहे हैं आपके और उसके बाद क्या होंगे, डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। अब एक स्कैंडियम का एटम जब दूसरे स्कैंडियम के एटम के कांटेक्ट में होगा और दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड बना सकते हैं ना। अब बॉन्ड बनाएंगे तो इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और बॉन्ड अगर ये नहीं बना पाएंगे, जैसे एक जिंक का एटम दूसरा जिंक का एटम, लेकिन दोनों में से किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, बॉन्डिंग नहीं हुई तो स्ट्रेंथ क्या हो गई, वीक। तो यहाँ पे सिंपल बोला जा सकता है कि जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इंक्रीज इनिशियली एंड आफ्टर देन डिक्रीज। तो आफ्टर मैग्नीज इट विल डिक्रीज। सो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन इनिशियली तो ये इंक्रीज होगा एंड आफ्टर दैट डिक्रीजेस। तो इसी के बेसिस पे आप एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन के बिहाफ पे क्या एक्सप्लेन करते हो, स्ट्रेंथ। तो जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होंगे। तो ये इजी सा कंसेप्ट है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बताना है तो आपने बस देखना है कि किसकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ज्यादा होगी उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसकी कम होगी उसका कम होगा। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, मैंगनीज एंड टेक्नीशियम। ये मैंने आपको बताया ना, मैंगनीज के नीचे टेक्नीशियम आता है फिर रीनियम आता है, तो ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। अब ये वाले में हम ये बोलते हैं जैसे मैंगनीज आया 4s2 3d5, तो वैसे तो क्रोमियम के पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाएगा, तो इसका एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन सबसे हाई होगा। लेकिन व्हेन वी कम टू मैंगनीज तो यहाँ पे 3d5 है ना, अब 3d5 में तो 5 एम्पियर है तो इतना वीक तो ये भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ एक एक्सेप्शन है कि मैंगनीज, अब जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज के नीचे जो टेक्नीशियम आएगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी तो सेम होगी, ये 4s2 3d5 है, वो क्या हो जाएगा 5s2 4d5, तो 5 इसके पास अनपेयर्ड 5 उसके पास भी अनपेयर्ड। अब 5 5 अनपेयर्ड है तो बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बनेगा लेकिन फिर भी इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो यहाँ ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है दैट मैंगनीज एंड टेक्नीशियम हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इसका रीजन ये दिया गया है ड्यू टू हैविंग स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन।
क्योंकि ये ऐसा है कि जैसे एक मैंगनीज का एटम हुआ, दूसरा मैंगनीज का एटम हुआ। अब जैसे हमने बोला एक मैंगनीज दूसरे मैंगनीज के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना ले तो इनका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और फिर इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम ये बोले कि एक मैंगनीज के पास 5 अनपेयर्ड, दूसरे मैंगनीज के भी पास 5 अनपेयर्ड, दोनों का D5 है ना, अब D5 है तो दोनों स्टेबल हो गए। अब अगर ये दोनों स्टेबल है तो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो फिर इनकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, वीक। तो इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, वीक। तो ये एक्सेप्शनल केस है, वैसे ऐसा होता नहीं है जनरल की भाई 5 अनपेयर्ड है तो फुली फिल्ड तो अब भी नहीं है ना, 5 मिल जाए तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो फिर तो इसे बना लेना चाहिए। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है जिसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि ये स्टेबल है शायद इसलिए इसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है, वीक, इसीलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है इसका, कम। हो गया क्लियर। के बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज डेंसिटी। अगर मान लो आप डी ब्लॉक में डेंसिटी की बात करते हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। अब एज वी मूव लेफ्ट टू राइट या किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में आप चलो तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ ही जाओगे। आपकी सबसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होती है, कौन सा पीरियड होता है फर्स्ट ट्रांजिशन, फोर्थ पीरियड। अब फोर्थ पीरियड की वैलेंस शेल कौन सी होती है, फोर्थ पीरियड की वैलेंस शेल 4s। लेकिन हम जब डी में देखते हैं तो दो ऑर्बिटल्स आते हैं ना 4s के साथ 3d। तो अब जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो आपका एटॉमिक साइज जनरली क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर एक जनरल कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जाए तो जनरली तो यही बोला जाता है कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े तो क्या बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, साइज घट जाएगा, तो आपकी जो डेंसिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज। अब ये क्या है कि आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो जनरल कंसेप्ट है साइज जहां घट रहा है, अब जैसे जैसे वेरिएशन आएगा वैसे वैसे डेंसिटी फ्लक्चुएट करेगी। लेकिन अगर डेंसिटी का कॉमन ट्रेंड बताएं तो जहां पे मास छोटा हो जाएगा, अब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो उतना ही है, उसी वॉल्यूम में लगातार मास बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब तो हम क्या बोलते हैं कि आपके फोर्थ शेल का जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है, फोर्थ। अब उसी फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन अगर भरते चले जाए, वैसे तो आप लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में ऐड करते हो, अब 3d में पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो ये लगातार 3d में ही तो आ रहे हैं, 3d का साइज तो वही है तो वॉल्यूम रिमेन सेम, लेकिन लगातार आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, श्रिंक हो गया, तो वॉल्यूम सेम है लेकिन मास लगातार बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसीलिए किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट से राइट की तरफ हमारी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सो इन ट्रांजिशन सीरीज डेंसिटी इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। उसके बाद जब आप ये बोलते हो कि जैसे आप टॉप से बॉटम आए, टॉप से बॉटम अगर हम मूव करें तो हमारा साइज क्या होता है, इंक्रीज। अब साइज तो इंक्रीज हो गया लेकिन हम ये बोलते हैं कि टॉप से बॉटम जाने पे हमारी डेंसिटी भी बढ़ रही है, लेफ्ट से राइट भी डेंसिटी बढ़ रही है और टॉप से बॉटम भी डेंसिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर आप डेंसिटी का ट्रेंड बताते हो तो ये हमारे पास एक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है और अगर हम कंपेयर करें इसको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के साथ और इसे कंपेयर करें थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साथ, तो अगर तीनों में कंपैरिजन देखें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी थर्ड की होगी, सेकंड की उससे कम और फर्स्ट की सबसे कम। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आप नीचे की तरफ गए तो आपका साइज बढ़ा, साइज बढ़ने का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया और वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ मास भी तो बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम जितना बढ़ रहा है उसके रेस्पेक्ट में मास भी उतना बढ़ रहा है तो फिर डेंसिटी तो इंक्रीज होगी ही होगी। तो पहला ट्रेंड तो यही हो गया कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस with respect to mass, so density increases, but for third transition series it is highest, मतलब थर्ड वाले के लिए कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो जाती है डेंसिटी और इसका रीजन है ड्यू टू पुअर शीटिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल, ड्यू टू
पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। अब क्या है, आपको पता है जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है तो आप कौन से पीरियड में चल रहे हो, फोर्थ में, सेकंड वाले में तो फिफ्थ पीरियड में, और थर्ड में तो यानी सिक्स्थ पीरियड में। अब आप अगर सिक्स्थ पीरियड में चले तो सिक्स्थ पीरियड में सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरोगे, 6s भरा जाएगा, और s के बाद किसकी बारी आती है, 4f। हमेशा याद रखो पहले s भरते हैं, फिर f, फिर d, फिर p। तो f हमेशा d से पहले आता है, पर हमने उसे बाहर निकाला हुआ है, लेकिन भरा तो पहले 4f ही जाएगा। 4f के बाद आप क्या भरोगे, 5d, उसके बाद आप 6p। तो आप देखो, आप जब सिक्स्थ पीरियड में डी ब्लॉक को ऑब्जर्व करोगे तो हम देखेंगे 6s के बाद डायरेक्ट कौन सा ब्लॉक ऑर्बिटल आ रहा है, 5d आ रहा है। लेकिन 5d से पहले 4f तो उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा ना, और 4f की शील्डिंग इफेक्ट है वीक, तो यानी इसका d इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले को ऐसे शील्ड तो कर नहीं पा रहा। अगर ये वाला d ऑर्बिटल दूसरे इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग नहीं करेगा तो अंदर जो न्यूक्लियस बैठा हुआ है वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना, और ये साइज क्या हो गया, घट गया। अब अगर आपका साइज घटता जा रहा है लेकिन मास तो तब भी उतना ही है, तो अब आपने एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या, 4f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो यानी कि जितना साइज बढ़ना चाहिए था वो साइज तो बढ़ ही नहीं रहा, साइज रिमेन सेम है और मास लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करेगा। और हम बोलते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम मास जितना ज्यादा बढ़ेगा डेंसिटी उतनी इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की डेंसिटी हाईएस्ट होती है फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन। फर्स्ट और सेकंड में तो नॉर्मल ही है, जैसे बढ़ना चाहिए वैसे ही बढ़ता है, लेकिन सेकंड के बाद थर्ड में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे 4f की एंट्री हो जाती है। क्लियर है। इसके बाद इसी में एक और पॉइंट लिख सकते हैं ऑस्मियम एंड इरिडियम हैव हाई डेंसिटी। पूरे जो आपका डी ब्लॉक है, पूरे डी ब्लॉक में ऑस्मियम एक एलिमेंट है, एक इरिडियम, इन दोनों की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है, तो ये याद रखना है आपने। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे मान लो आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में गए, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा डी ऑर्बिटल भरा जाता है, 3d ऑर्बिटल। तो 3d ऑर्बिटल जब आप फिल कर रहे हो तो उसमें आपको बताना है कि किस एलिमेंट की डेंसिटी सबसे कम है और किस एलिमेंट की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो आप बताओ किसकी होगी सबसे कम और किसकी सबसे ज्यादा, स्कैंडियम की सबसे कम और सबसे ज्यादा कॉपर की। डेंसिटी जो हाईएस्ट है वो कॉपर की है और लोएस्ट डेंसिटी किसकी है, स्कैंडियम। और ये हम मेंशन कर रहे हैं इन 3d ट्रांजिशन सीरीज। तो डेंसिटी के अंदर आपने इतने पॉइंट्स याद रखने हैं, बस लेफ्ट से राइट जाएंगे, आप बस साइज देख लेना, जहां जैसे हमने बोला था ना लेफ्ट से राइट साइज घट रहा है, बीच में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सेम होगा, 1-2 पिकोमीटर का फर्क आ सकता है, लेकिन अगर साइज में 1-2 पिकोमीटर फ्लक्चुएट करते हैं तो उससे प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा प्रॉपर्टी सेम ही रहती, ठीक है। तो 1-2 से बढ़ गया या घट गया तो ज्यादा फ्लक्चुएशंस आएंगे। तो बस लेफ्ट से राइट तो डेंसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, टॉप से बॉटम भी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और दोनों के बढ़ने का कारण एक ही है कि वॉल्यूम के साथ क्या बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। और वॉल्यूम ना भी बढ़े, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन मास लगातार बढ़ रहा है, तो भी आपकी डेंसिटी इंक्रीज ही हो जाएगी। और पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से एलिमेंट्स की होती है, ऑस्मियम की और इरिडियम। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब तो समझते हो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, डेल्टा IH। आयनाइजेशन एंथैल्पी इट इज अ एटॉमिक प्रॉपर्टी, मतलब ये एक एटम की प्रॉपर्टी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको एटम चाहिए तो स्टेट कौन सी होनी चाहिए, गैसियस स्टेट, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में तो सिंगल एटम नहीं मिलेगा। तो अब जैसे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हो, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या, जैसे आप सोडियम को गैस स्टेट में लेके आए तो ये सिंगल एटम, अब इस सिंगल एटम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो तो इस पूरे प्रोसेस में जितनी एनर्जी चेंज हुई इसी को क्या बोला जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी।
अब आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली जैसे आप पहले पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन सा ब्लॉक आता है एस के बाद कौन सा आता है डी के बाद आता है डी। अगर आपसे पूछा जाए कि इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका है एस का, लेफ्ट से राइट साइज घटता है तो सबसे बड़ा साइज एस का हुआ, फिर डी का, और सबसे छोटा साइज हुआ पी का। यानी कि अगर एक जनरल कंसेप्ट एक्सप्लेन किया जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी होगी एस की, उससे ज्यादा डी की, और सबसे ज्यादा पी की। यानी डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी पी से कम होगी और एस से ज्यादा होगी, साइज के हिसाब से बताया जाए तो। क्योंकि अगर आपके एटम का साइज छोटा है तो आपको उसे ज्यादा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगा हुआ होगा। और अगर साइज बड़ा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, थोड़ी सी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो साइज के हिसाब से तो आप ऐसे बता सकते हो, जो साइज है उसका रिवर्स आपके क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें बोला जाता है एज वी मूव इन ट्रांजिशन सीरीज द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज क्यों हो रही है, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। बाकी वो बात अलग है जहां जैसे मान लो कॉपर के बाद जिंक का साइज बढ़ गया तो आपने बताना है कि जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे कम होगी अगर आप साइज के भी हाफ पे बताते हो। लेकिन दो फैक्टर्स वर्क करते हैं, देखो एक तो हो गया साइज वाला फैक्टर और एक दूसरा फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे आपको बोला जाए कि भी कॉपर का और जिंक का, कॉपर वाले केस में और जिंक वाले केस में अगर आप दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो ये 4s1 3d10 होता है, ये हो गया आपका 4s2 और 3d10। अब आपसे पूछा जाए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी, तो जिंक की होगी क्योंकि ये फुली फिल्ड है और ये वाला हाफ फिल्ड है। तो वैसे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी लेकिन साइज भी इसी का बड़ा है। वो साइज का अलग कंसेप्ट है और कॉन्फ़िगरेशन का अलग कंसेप्ट है। अब साइज के बेसिस पे आंसर दोगे तो आप आंसर क्या दोगे कि कॉपर का ज्यादा होगा, और कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आंसर दोगे तो आंसर होगा जिंक से। तो अगर ऐसा हो कि दो अलग कंसेप्ट पे आंसर भी अलग आ रहे हैं तो फिर आप किसे प्रीडोमिनेट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आंसर ये देगा वही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि साइज के अंदर वेरिएशन बहुत कम आते हैं। जैसे हमने बोला ना साइज बढ़ गया, अब साइज बढ़ा, इसका मान लो 149 पिकोमीटर, इसका 152 पिकोमीटर है, तो 2 पिकोमीटर का फर्क आ गया, उससे प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज फ्लक्चुएट करती है वो कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे करती है, इसलिए आंसर कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। बाकी आप साइज के बेसिस पे अगर आंसर दे रहे हो, मान लो आपका साइज दोनों का अलग अलग है और आंसर दोनों के बेसिस पे सेम आता है, मान लो आप साइज के बेसिस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हो, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे भी आयनाइजेशन एंथैल्पी देखते हो और दोनों से आंसर कॉपर ही आ रहा होता सपोज दैट, तो फिर आंसर कॉपर ही लगाते हैं हम, तो ठीक है। तो अगर दोनों से एक ही आंसर आ रहा है फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर अलग अलग आंसर आता है फिर आपने किसे प्रीडोमिनेट कर देना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो अभी तो हम सिर्फ साइज के भी हाफ पे पढ़ रहे हैं, तो साइज के भी हाफ पे आपने सीधा कंसेप्ट लगाना है, साइज छोटा आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि आप लेफ्ट से राइट गए तो साइज घट गया, टॉप से बॉटम गए साइज बढ़ गया। अब जहां घटेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी और जहां साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं उसकी वैल्यू में जितना चेंज आना चाहिए एग्जैक्टली उतना चेंज आता ही नहीं है। जैसे हम बोलते हैं स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम का साइज छोटा हो गया, तो टाइटेनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, लेकिन वो जितनी कम होनी चाहिए ना एग्जैक्टली वैल्यू उतनी कम आती नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ दो दो फैक्टर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि डी अपना शील्डिंग इफेक्ट भी लगा रहा है और न्यूक्लियस अपना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी लगा रहा है। अब दोनों ही काम कर रहे हैं, तो अब जैसे मान लो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा काम कर रहा है तो ठीक है साइज श्रिंक हो गया, लेकिन उस वक्त भी तो डी ऑर्बिटल अपना शील्डिंग इफेक्ट लगा ही रहा होगा, लेकिन उसकी ताकत थोड़ी कम है तो वो इफेक्ट ज्यादा कर नहीं पा रहा, लेकिन काम तो कर ही रहा है वो। अब ऐसे ही क्या हो रहा है, हर एलिमेंट में दो दो फैक्टर काम कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट अपना काम कर रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपना काम कर रहा है। तो एग्जैक्टली जितना साइज
घटना या बढ़ना चाहिए, ना तो उतना घट रहा है और ना ही उतना बढ़ रहा है। तो क्योंकि साइज ही प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी करेक्ट वैल्यू से आएगी नहीं। जितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम सोचते हैं उसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू कम ही शो करता है। तो कम शो करने का मतलब क्योंकि दो फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं इसीलिए वैल्यू जितनी कम आनी चाहिए थी या जितनी ज्यादा आनी चाहिए थी उतनी वैल्यू आती नहीं है यहाँ। तो आप लिख सकते हो इसमें ड्यू टू टू फैक्टर्स वर्क साइमल्टेनियसली जिसमें एक फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। The ionization enthalpy value did not work as expected। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि जैसे क्रोमियम और कॉपर इन दोनों का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, जैसे क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4s1 3d5, इसका किया 4s2 3d10, 4s1 3d10। तो अभी यहाँ पे बोला जाता है कि एक्सेप्शनली क्रोमियम और कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। अब वेरी हाई क्यों है, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो हाई होगी। अब वो इसीलिए क्योंकि पहला जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो वैसे भी ये हाफ फिल्ड है तो ये ज्यादा एनर्जी लेगा, और अगर आपने एक एक इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे निकाल भी दिया उसके बाद जब आप डी में से निकालने लगोगे तो और प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो 3d5 है और ये 3d10 है तो ये और भी ज्यादा है, ये और ज्यादा एनर्जी लेगा, ज्यादा ये भी लेगा, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में ये और ज्यादा एनर्जी लेगा। तो अगर मान लो आप किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी चेक करते हो तो हम टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी बताते हैं। जैसे कि क्रोमियम पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा फिर वो दूसरा निकालेगा, पहले में भी एनर्जी लगी दूसरे में भी एनर्जी लगी, लेकिन इसकी दूसरी वाली जो एनर्जी होगी यहाँ दूसरी एनर्जी और पहली एनर्जी ऑलमोस्ट कंपेरेबल ही होगी क्योंकि ये भी हाफ फील्ड है ये भी हाफ फील्ड है, और इस वाले केस में पहले वाली थोड़ी कम होगी और दूसरी वाली ज्यादा क्योंकि वो फुली फील्ड है। तो आपको ना स्टेटमेंट दी जाती है कि क्रोमियम और कॉपर इन दोनों की एक्सेप्शनली आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है, तो वो बहुत ज्यादा हाई इसलिए बताते हैं वो सम टोटल करके बता देते हैं क्योंकि पहली वाली भी ज्यादा है और दूसरी वाली भी ज्यादा है तो फिर तो ज्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप इसमें लिख सकते हो क्रोमियम एंड कॉपर हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद एक जिंक वाला केस एक्सप्लेन करते हैं। जिंक में कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10, तो हम इसमें बोलते हैं दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज हाई। तो फर्स्ट तो हाई होगी ड्यू टू फुली फिल्ड 4s2 ऑर्बिटल। लेकिन जब आप सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हो तो हम बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज लो, क्योंकि अगर मान लो आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। अगर आप Zn+ का लिखते हो तो ये आएगा 4s1 3d10। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बाकी की कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी 3d10, तो ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है ना 3d10 में, इसीलिए इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी लो होती है क्योंकि आगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाला है तो ये निकाल देगा इलेक्ट्रॉन। पहला कांसेप्ट। दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहले तो ये फुली फिल्ड था और अब क्या है हाफ फिल्ड, तो ऑब्वियसली बात है पहले तो एनर्जी ज्यादा लगेगी और दूसरे वाले केस में एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज लो ड्यू टू स्टेबल 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बाद में 3d10 बचता है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकाल के वो 3d10 में चला जाएगा तो भी स्टेबल है। इसके बाद एक पॉइंट एक्सप्लेन किया जाता है दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज हायर देन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है 4f पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा ऑर्बिटल होगा 3d, फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में 4d और थर्ड वाली में 5d। f की एंट्री कौन सी ट्रांजिशन सीरीज में होती है, थर्ड वाले में। फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में तो होगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ले लो, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ले लो और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ले लो। तीनों सीरीज में आप फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी चेक कर रहे हो, मतलब हर एलिमेंट का पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो जब आप किसी भी एलिमेंट में से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी गई है कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की सबसे ज्यादा आ रही है, फर्स्ट से भी ज्यादा आ रही है और सेकंड से भी ज्यादा आ रही है। और वो इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि 4f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट काम कर रहा है ना यहाँ पे। बाकी दो सीरीज में तो f ऑर्बिटल है ही नहीं, सिक्स्थ वाली सीरीज में f ऑर्बिटल आ गया। अब क्या है, 4f जैसे ही आया उसने शील्ड तो किया नहीं, अब शील्ड नहीं किया तो न्यूक्लियस ने बाहर के सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिए। अब अगर अट्रैक्ट करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गई। तो जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के कंपैरिजन में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर लिखोगे ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, इससे वैसे ही समझ आता है कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है कि 4f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। फ्रॉम स्कैंडियम, टाइटेनियम और वैनेडियम, इसमें 3d1 होता है, ये 3d2 और ये 3d3। साइज बताया जाए तो सबसे बड़ा साइज किसका है, स्कैंडियम, और सबसे छोटा साइज वैनेडियम। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, वैनेडियम। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड कहता है कि वैनेडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है और टाइटेनियम की ज्यादा है, तो ये रिवर्स हो गया। अब ये एक्सेप्शन है क्यों, अब ये एक्सेप्शन इसलिए है जैसे आप वैनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन करो और टाइटेनियम का करो, तो वैनेडियम आएगा 4s2 3d3, ये वाला आया 4s2 3d2। आपने क्या करना है, दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो अगर मान लो वैनेडियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये +2 स्टेट में चला जाएगा। टाइटेनियम के भी दो इलेक्ट्रॉन निकाले, ये भी +2 में चला गया। जो ऊपर वाला है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d3 और नीचे वाले की कॉन्फ़िगरेशन 3d2। अब ऐसा है कि दोनों केसेस में जब आप 4s के इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो दोनों में से कोई भी दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है कि कोई ज्यादा स्टेबल पैटर्न में तो जा नहीं रहा, तो दोनों ही इतनी आसानी से तो इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे आपको। लेकिन यहाँ बोला जाता है कि वैनेडियम 4s का दो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है क्योंकि ये आगे किस में जा रहा है 3d3 में जा रहा है। और 3d3 का कंसेप्ट ये है कि जैसे वैनेडियम अगर +2 में चला गया, वैनेडियम अभी न्यूट्रल है और वैनेडियम अगर न्यूट्रल से +2 स्टेट में जाता है तो जैसे हवा हवा में तो जाएगा नहीं न्यूट्रल में, मान लो किसी के साथ सॉल्ट बना लिया, कोई कंपाउंड बनाया तभी तो +2 में जाएगा। तो यानी कि वैनेडियम अगर कोई कंपाउंड बना के वैनेडियम +2 में कन्वर्ट होता है तो उस केस में यहाँ कंसेप्ट आता है, ये तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे कि जैसे D के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, ये 5 ऑर्बिटल अगर कोई भी एलिमेंट D ब्लॉक का है तो उसके पास अपने 5 ऑर्बिटल हैं, लेकिन अगर ये कंपाउंड बनाएगा तो उस केस में ये D ऑर्बिटल ना आगे स्प्लिट हो जाता है दो अलग अलग पार्ट्स में, इसके 3 ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं और 2 ऑर्बिटल अलग हो जाते हैं। ये 3 जो होते हैं इन्हें बोलते हैं T2G और इन्हें बोलते हैं EG। तो अब अगर मान लो आपके पास वैनेडियम वाला केस है और आप 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो तो इसके पास D में कितने इलेक्ट्रॉन है 3। जैसे ही इसने स्प्लिटिंग करी अब भी इसके पास D में 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये फिलिंग कैसे करेगा, पहले नीचे वाले ऑर्बिटल भरेगा और तो है नहीं इसके पास तो ऊपर तो भरेगा ही। तो आप देख रहे हो इसका T2G तो फुली मतलब पार्शियली फिल्ड है, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न दिखा रहा है। जबकि अगर यहाँ पे टाइटेनियम कोई कंपाउंड बना ले और +2 में चला जाए तो इसका तो 3D अगर ये ऐसे स्प्लिटिंग भी कर ले तब भी ये 2 ही इलेक्ट्रॉन दिखाएगा और ज्यादा स्टेबल हो नहीं पाएगा। तो क्योंकि वैनेडियम के पास आप इसमें लिख सकते हो बिकॉज इन वैनेडियम +2
it has T2G3 configuration which is more stable। तो क्योंकि इसके पास D में 3 इलेक्ट्रॉन है और वो 3 इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग करके T2G में जाने वाले हैं, जो कि T2G अगर 3 कंटेन कर लेता है तो वो पार्शियली फिल्ड माना जाता है और स्टेबल माना जाता है। तो ये आराम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ताकि ये स्टेबल फॉर्म में मूव कर जाए। क्लियर है? इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है और टाइटेनियम की ज्यादा। इसी के अंदर कंसेप्ट आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो आपके पास A है और इसके पास कुछ ऐसा है 4s जैसे कि ये एक एलिमेंट है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये दे रखी है, 4s में 2 है, D में 4 है। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मान लो उसकी वैल्यू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। एक एटम की को एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगती है। तो हमने इसे 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करवा दी, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो ये 4s1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आगे 3d4। अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर जो आप बोल रहे थे कि 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मदद से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड से थोड़ी ज्यादा एनर्जी ले जाता है। अब ये ज्यादा एनर्जी क्यों लेता है? इसने ज्यादा एनर्जी इसलिए ली कि 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ले ली, उसके बाद 4s में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक। अब ये क्या करेगा, उस एक इलेक्ट्रॉन को ना 3d में भेजने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे थोड़ी एनर्जी देते हो, इसे ऐसा लगता है एनर्जी तो मिल ही रही है, साथ के साथ जो काम निपट रहा है निपटा रहा है। तो यहाँ पे जैसे 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली, उसने 500 से एक इलेक्ट्रॉन तो निकाला, साथ में एनर्जी मिलती जा रही, थोड़ी और खाली, उस एनर्जी की मदद से एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करा दिया। तो होनी थी वो 500 लेकिन हो गई 525 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि एक्सपेक्टेड एनर्जी से थोड़ी ज्यादा एनर्जी कई बार कुछ एलिमेंट कंज्यूम कर जाते हैं, तो वो अपनी मर्जी से अंदर ही अंदर कुछ शिफ्टिंग विफ्टिंग चला लेते हैं, थोड़ी आपसे एनर्जी मांग के। दिस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन। Sometimes extra energy is required to remove electron from 4s to 3d, to shift electron from 4s to 3d. This is called reorganization. तो ये पूरा था आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ एक दो पॉइंट कम ज्यादा देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? चार्ज, टेम्परेरी चार्ज को जो कोई भी एलिमेंट असाइन करता है। तो यहाँ डी ब्लॉक की खास बात ये है, डी ब्लॉक शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डी ब्लॉक के ही पास है, और किसी ब्लॉक के पास इतनी टेंडेंसी नहीं है। जैसे एस ब्लॉक के ज्यादा से ज्यादा 1 2 बस, पी ब्लॉक में 2 दिखा देगा, 4 2 3, एक एलिमेंट पे ज्यादा से ज्यादा 2 चार्ज आ सकते हैं बस, उससे ज्यादा कोई चार्ज नहीं दिखाता वो। लेकिन यहाँ एक ही एलिमेंट 4 4 5 5 6 6 चार्ज दिखा सकता है, इतनी क्षमता है इसके पास। ऐसा इसलिए देखो, आप बोलते हो कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन। आप बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज अ टोटल सम ऑफ n-1d एंड ns इलेक्ट्रॉन।
जैसे कि मैग्नीज का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 4s2 और 3d5। तो यहाँ पे मैग्नीज के पास s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और d में कितने हैं 5। और इन दोनों को क्यों काउंट करना है, क्योंकि ये क्या है इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसे लेने तो दोनों ही पड़ेंगे और दोनों को मिलाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। तो ज्यादा से ज्यादा ये कितने इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बना सकता है 7। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो सम कर लो n-1d और ns इलेक्ट्रॉन का, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा ये इतने दिखा सकता है। दूसरा यहाँ पे बोला जाता है हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए आप कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का यूज करते हो। जैसे कि अगर मान लो मैंगनीज में आपने 7 या 6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है तो इस मैंगनीज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी कब, जब ये किसी के साथ कंबाइन होगा, वैसे तो आएगी नहीं। तो अगर मान लो आपने बनाया MnO4- तो यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आएगा x - 8 - x की वैल्यू 7। तो अब मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ दिखा रहा है, ऑक्सीजन के साथ। बाकी ऐसे टुच्चे मुच्चे लोगों के साथ नहीं दिखाएगा, थोड़े ज्यादा हैवी बंदे होने चाहिए हैवी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबलाइज करने के लिए। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में दो ही आते हैं, या तो फ्लोरीन ले सकते हो या ऑक्सीजन ले सकते हो। वो आपकी क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो प्लस में आ रही है ना, तो प्लस स्टेट को स्टेबल करने के लिए एलिमेंट कैसा होना चाहिए नेगेटिव। तो इसलिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का यूज करते हैं। जैसे वेनेडियम, वेनेडियम में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो वो +5 आती है फ्लोरीन के साथ, बाकी किसी के साथ ये BCl5 वगैरह नहीं दिखाएगा। तो आप लिख सकते हो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट गेट स्टेबलाइज्ड बाय हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके बाद अगर हम स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना 4s2 3d1। तो हम देखते हैं कि जैसे बाकी सब में आप देखोगे सब +2 सब निकाल सकते हैं, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सब हर कोई दिखा सकता है यहाँ पे 3d सीरीज में, एक्सेप्ट स्कैंडियम। स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। अगर मान लो इसने +2 कर दिया तो उस केस में इसके पास बचेगा क्या 3d1, उसे ही रख के इसका कौन सा भला हो। ना तो ये फुली फिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है, और थोड़े बहुत ज्यादा हो तो भी मान लेंगे कि तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलेगा एक काम करो इसे ले आओ। तो यहाँ पे स्कैंडियम शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3d ट्रांजिशन सीरीज। बस यही है +3, मतलब जो +2 नहीं दिखाता बाकी सब दिखा सकते हैं। और यहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो तो अगर बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो हैवियर एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएंगे एज कंपेयर टू जो लोअर मेंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप क्रोमियम वाली सीरीज में जाओ, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, अगर आप इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्रोमियम में आता है 4s1 3d5 और मोलिब्डेनम में आएगा 5s1 4d5, यहाँ आएगा 6s1 5d5। सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितने दिखा सकता है 6 दिखा सकता है। अब इस केस में अगर हम बोले कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सब दिखा रहे हैं लेकिन इट इज मोर स्टेबल इन टंगस्टन, क्योंकि इन तीनों में सबसे हैवी मेंबर कौन है टंगस्टन। नीचे की तरफ जाओगे तो मास बढ़ेगा ना, तो हम ये बोलते हैं कि जैसे एक ही पीरियड में या एक ही ग्रुप में ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला नंबर भी आ रहा है और कम वैल्यू का भी ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो जो हाईएस्ट नंबर होगा वो हमेशा स्टेबलाइज कौन करेगा ज्यादा, जो हैवी एटॉमिक मास कंटेन करे। तो स्टेबल तीनों में होगा पर मोर स्टेबल टंगस्टन में होगा, मोर स्टेबलाइज इन टंगस्टन बिकॉज higher oxidation state is more stable in heavier element। दूसरा, अब ऑक्सीडेशन स्टेट तो कम भी है और ज्यादा भी है, जैसे 2 3 4 ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी एलिमेंट कम दिखा रहा है जैसे 2 या 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, उस केस में वो बॉन्ड कौन सा प्रेफर करता है आयनिक।
और अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है उसे, जैसे 7, अब जैसे MnO4 नेगेटिव है तो यहाँ 7 दिख रहा है, तो अब ये जो 7 दिखा रहा है इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट थोड़ी कर देगा, क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि +2 या +3, इस केस में बॉन्ड कौन से बनते हैं, आएंगे। एंड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बॉन्ड कौन सा बनेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हैं, जैसे कि पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में तो वेरिएशन है ही नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट के, एक या दो। पी ब्लॉक में हाँ एक एलिमेंट दो दो ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकते हैं, जैसे मान लो आप कार्बन फैमिली में जाओ, पी ब्लॉक की कार्बन फैमिली में गए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, सबके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करो 2s2 2p2, तो सबके s में 2 p में भी 2, मैक्सिमम 4। तो या तो ये पूरे 4 इलेक्ट्रॉन यूज करके बॉन्ड बना ले, लेकिन हमें पता है नीचे की तरफ कौन सा इफेक्ट पड़ता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट है तो s ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बॉन्डिंग में काम ही नहीं कर रहे, तो कौन काम करेंगे, p वाले काम करेंगे, और p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 2। तो यहाँ पे बोला जाता है डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, आप देखो ना यहाँ पे कार्बन से जैसे आप लेड की तरफ आ रहे हो तो मास तो बढ़ रहा है आपका, और जो हैवी मास वाले एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर कम वाला स्टेबल है उनमें। नीचे लेड में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, +2, और कार्बन में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, +4। इसका उल्टा ट्रेंड डी ब्लॉक में चलता है, यहाँ हैवी मास कम ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, और वहां हैवी मास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है। एक दूसरा डिफरेंस इसमें ये भी आता है, पी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो ज्यादातर डिफरेंस कितने का होता है, 2 का। जैसे आप 15 फैमिली में चले जाओ तो 15 ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट आते हैं सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। अब नीचे की तरफ इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा तो 2 बंद हो गए, तो 5 में से 2 कितने बचे, 3, तो बस 3 इलेक्ट्रॉन काम करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि गैप, पहले 5 ऑक्सीडेशन नंबर था और अब कितना आ गया, 3, तो गैप कितने का आया, 2 का डिफरेंस आ गया ना। तो हम देखते हैं कि पी ब्लॉक में ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है, 2 का, और यहाँ जो डिफरेंस आता है वो कितने का आता है, 1 का। जैसे 2 के बाद सीधा 3 4 5 6 7, तो इस तरह से ये डिफरेंस है बिटवीन पी ब्लॉक ऑक्सीडेशन नंबर एंड डी ब्लॉक ऑक्सीडेशन नंबर। इन पी ब्लॉक ऑक्सीडेशन नंबर वैरीज विद 2, while in D block varies with 1। दूसरा इसी में पॉइंट लिख सकते हो, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो जैसे पॉजिटिव निकाला आपने ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, इनमें 0 ऑक्सीडेशन नंबर भी आ सकता है अगर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाए तो। दो या तो 2 या फिर 3। दूसरा इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज 0। जैसे कि मान लो तुम बना रहे हो NiCO4, अब निकल क्या ट्रांजिशन मेटल है ना, इससे बॉन्ड किसके साथ बना है, CO के साथ। जब भी कोई एलिमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है ना तो उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी। इस केस में कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है पूरे का। अब अगर इसका 0 है और इसका कैलकुलेट करोगे तो 0 ही आएगा, तो इस वाले केस में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। ऐसे ही कुछ एलिमेंट जैसे FeCO5 बनाते हैं, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 है तो आयरन का कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 भी एग्जिस्ट करते हैं फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।